हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मास्टर क्लासेस चैनल पर समाज कार्य यानी सोशल वर्क की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। सुबह 6:30 AM RPSC की क्लास चलाई जाती है और 6 PM UGC नेट सोशल वर्क की क्लासेस चलाई जाती हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये सिलेबस है आरपीएससी का, जिसका एग्ज़ाम है 15 नवंबर 2026 में। आरपीएससी का एग्ज़ाम है 15 नवंबर 2026 को। और आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसी के संदर्भ में प्रतिदिन सोशल वर्क की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये क्लासेस रिकॉर्डेड भी होती हैं और साथ ही साथ ये क्लासेस गूगल मीट पर लाइव भी चलाई जाती हैं। यदि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी की क्लासेस इस समय आप लोगों को सुबह में प्रोवाइड कराई जा रही हैं 6:30 AM पर। आरपीएससी की क्लासेस सोशल वर्क के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 पर। और यूनिट नंबर 1 आरपीएससी सोशल वर्क का टॉपिक कवर हो चुका है। इसकी पूरी वीडियोस यानी कुल टोटल इसमें 29 क्लासेस हुई हैं आरपीएससी यूनिट नंबर 1 की। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। आज स्टार्ट हो रहा है यूनिट 2 और यूनिट नंबर 2 का एपिसोड नंबर 1 आज आप लोगों को चलाया जाएगा। आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये सोशल वर्क की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, यूनिट 2। चलिए ध्यान से सुनिए, ये है आरपीएससी का यूनिट 2। और यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी साइकोलॉजी के संदर्भ में हम लोग यहाँ ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निशन, लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस, रोल, कलेक्टिव बिहेवियर और रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी, साथ ही साथ इसका भूमिका सोशल वर्क में, और थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट नंबर 2 में। आज ये पहला एपिसोड है यूनिट नंबर 2 का। और यूनिट 1 का लगभग 29 से 30 वीडियोस हैं। वो मैंने आप लोगों का आरपीएससी करके एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको आसानी से वहाँ पर लगभग 29 या 30 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब यूनिट नंबर 2 का जो पहला आज का एपिसोड है, बेसिक कॉन्सेप्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करें साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो इसकी पीडीएफ भी आपके पास जा चुकी है और ये रिकॉर्डिंग क्लास है। क्लास समाप्त होने के बाद आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मनोविज्ञान की मूल अवधारणा, इसका मतलब है बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी। अब इसमें कहा कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसी को बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी का नाम दिया जाता है। और इसी के संदर्भ में कुछ पार्ट हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कॉग्निशन आपको मिलेगा संज्ञान आगे, लर्निंग यानी अधिगम मिलेगा आपको, मोटिवेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस ही शब्द, रोल यानी भूमिका, कलेक्टिव बिहेवियर, और साइकोलॉजी और सोशल वर्क का संबंध क्या है, जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क, काउंसलिंग, चाइल्ड वेलफेयर, मेंटल हेल्थ इत्यादि।
और व्यक्तित्व के सिद्धांत पर भी बात करेंगे, सिगमंड फ्रायड का नाम जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ट्रेड्स थ्योरी यानी गुण का सिद्धांत पेपर में पूछा जाता है, गुण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी अल्बर्ट बैंडूरा का, ठीक है। और मानव व्यवहार के अनेक जैविक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारकों से प्रभावित होने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे सोसाइटी, फैमिली, सोशलाइजेशन, कल्चर, लर्निंग एक्सेट्रा, इन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक पढ़ेंगे बिहेवियर। बिहेवियर होता क्या है, जैसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी देखने योग्य कार्य या प्रतिक्रिया, वही आपका व्यवहार कहलाता है। यदि कोई पूछे कि व्यवहार क्या है, तो आप ये बात बता सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी देखने योग्य कार्य या कोई प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, या व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति में होने वाली क्रिया, या उसके आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होने वाली क्रिया, वही व्यवहार कहलाती है, यानी बिहेवियर कहलाती है ना। तो व्यवहार का मतलब ही है कि व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति में की जाने वाली दृश्य क्रिया, प्रतिक्रिया या गतिविधि से है, और उसी को व्यवहार कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे लिया भी है कि यहाँ पे जैसे बोलना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें चलना, रोना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, ये सभी क्या है, एक प्रकार का व्यवहार है। व्यवहार आप कह सकते हो, जैसे बच्चा शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देता है, तो ये भी एक प्रकार का व्यवहार है। कोई व्यक्ति है वो क्रोधित होकर चिल्लाता है, तो वो भी एक प्रकार का उसका व्यवहार है। कोई स्टूडेंट है तो परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, तो वो उसका व्यवहार है ना। यदि किसी की सहायता करता है व्यक्ति, यदि किसी की सहायता करता है, तो वो भी एक प्रकार का व्यवहार है ना। तो व्यवहार व्यक्ति और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। व्यवहार सीखा हुआ भी हो सकता है, और व्यवहार में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे व्यवहार के बारे में। उसके बाद आता है एक टॉपिक पढ़ेंगे, मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया साधारण शब्दों में यदि मैं आपसे कहूँ, तो आप ये कह लीजिए कि व्यक्ति के मन में होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है। जैसे हमारे दिमाग में होने वाली वे गतिविधियां जिनसे हम सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, सीखते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसका मतलब है कि ये मेंटल प्रोसेस है। मान लीजिए जब शिक्षक कोई प्रश्न पूछते हैं, है ना, जिससे तो ऐसी परिस्थिति में सुनना, समझना, सोचना, याद करना, उत्तर देना, इनके पीछे होने वाली जो दिमागी गतिविधियां हैं, वही मानसिक प्रक्रिया कहलाती हैं, है ना। तो थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं, और ये दिमाग के अंदर होने वाली सोचने, समझने, याद करने, महसूस करने की गतिविधियों को मानसिक प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे लिया भी गया है सोचना, याद करना, कल्पना करना, निर्णय लेना इत्यादि, ये मानसिक प्रक्रिया का पार्ट माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम सभी लोग अनुभूत यानी संवेदना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सेंसर यानी चीज़ों से अगर मैं आपसे बात करूं, जिसे हमारी ज्ञान इंद्रियों से, ठीक है, जो सेंसेशन शब्द है वो संवेदना है, वो अनुभूत शब्द है, और वहाँ भूमिका हमारी इंद्रियों के द्वारा किसी बाहरी उत्तेजना को महसूस करना या जानकारी प्राप्त करना दर्शाता है। तो ये शब्द याद रखिएगा। इस शब्द को हम लोग
कह सकते हैं एक प्रकार से कि सेंसेशन, ठीक है। और सेंसेशन का अर्थ बनेगा संवेदना से, यानी अनुभूति से, ठीक है। और लिखा भी है कि इंद्रियों के द्वारा बाहरी उद्दीपकों को ग्रहण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है ना। सेंसेशन हमारी इंद्रियों द्वारा किसी बाहरी उत्तेजना को महसूस करना या जानकारी प्राप्त करना, जैसे आँखों से प्रकाश देखना, कानों से आवाज़ सुनना, त्वचा से गर्मी ठंड महसूस करना, नाक से गंध महसूस करना और जीभ से स्वाद महसूस करना। ये क्या है? एक प्रकार के फीलिंग, एक्सपीरियंस यानी अनुभूत, संवेदना। और उस संवेदना का व्यक्तिगत अनुभव और एहसास ही अनुभूति या संवेदना शब्द से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपने गर्म चाय का कप छुआ, ठीक है, तो त्वचा को गर्मी का पता चला, तो यह क्या है? आपका सेंसेशन यानी संवेदना। चाय बहुत गर्म है, ऐसा अनुभव हुआ है ना, तो वो अनुभव और अनुभूत शब्द को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ जो सेंसेशन है वो इंद्रियों के द्वारा उत्तेजना का प्रारंभिक जानकारी देता है। और एक शब्द और आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है, उस जानकारी का अर्थ देता है, समझाने की बात करता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे आँखों से प्रकाश देखना, कानों से आवाज़ सुनना, इन पे हम लोग डीप में चर्चा करेंगे। मैं केवल आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी में आपको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक कौन कौन सा। अब यहाँ पे देखिए परसेप्शन, प्राप्त संवेदनाओं को अर्थपूर्ण रूप से समझने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी किसी आवाज़ को सुनकर पहचानना कि यह व्यक्ति की आवाज़ है, ठीक है, तो इसको परसेप्शन का नाम दिया जाता है। इसके बाद आता है लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, ठीक है। लर्निंग मतलब अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक होगा आपका इसी में स्मृति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। यहाँ देखिए, जानकारी को संग्रहित करना, बजाय रखना और आवश्यकता पड़ने पर याद रखना, वो मेमोरी कहलाता है, यानी स्मृति कहलाता है। याद भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद मनोविज्ञान की मूलभूत अवधारणा में एक टॉपिक मिलेगा आपको इंटेलिजेंस। इससे भी एक सवाल परीक्षा में बन सकता है। तो नई परिस्थितियों को समझने, तर्क करने, समस्या हल करने तथा अनुभव से सीखने की जो क्षमता होती है वो इंटेलिजेंस होता है, यानी बुद्धि होती है। इसके बाद एक टॉपिक मिलेगा आपको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। वह आंतरिक व बाहरी शक्ति जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे मोटिवेशन कहते हैं। यानी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा से पढ़ाई करना मोटिवेशन का पार्ट होगा। एक टॉपिक मिलेगा आपको इमोशन, यानी किसी परिस्थिति या घटना के प्रति उत्पन्न होने वाली तीव्र मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया इमोशन कहलाएगा, यानी भावना। एक उदाहरण के तौर पे जैसे भय, क्रोध, खुशी, दुख, ये सब क्या है? इमोशन है। इसके बाद आप पढ़ेंगे पर्सनालिटी, और हालांकि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी दिया गया है, और थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में सिगमंड फ्रायड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से सिगमंड फ्रायड का नाम परीक्षा में आएगा। जैसे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों के विशिष्ट और अपेक्षाकृत अस्थायी संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आएगा एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति ही एटीट्यूड कहलाती है। और एक टॉपिक होगा स्ट्रेस यानी तनाव। जब व्यक्ति को लगता है कि किसी परिस्थिति की मांग उसकी उपलब्ध क्षमताओं या संसाधनों से अधिक है
तो तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये भी एक टॉपिक आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है एक नीड यानी आवश्यकता। व्यक्ति की किसी आवश्यक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक कमी को पूरा करने की आवश्यकता होती है, वो नीड होता है। और उदाहरण के तौर पे भोजन, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, आत्मसिद्धि जैसे यहाँ पर पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आवश्यकता का सिद्धांत देखेंगे आप, अब्राहम मैस्लो का देखेंगे आप। इसके बाद आता है आपका कॉग्निशंस यानी संज्ञान, और जानकारी को प्राप्त करने, समझने, सोचने, याद रखने और उसका उपयोग करने से संबंधित कोई अगर मानसिक प्रक्रिया है तो उसे कॉग्निशन कहा जाता है यानी संज्ञान कहा जाता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी का एक लास्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक गुणों में होने वाले परिवर्तन को मनोवैज्ञानिक विकास कहा जाता है ना। अब एक एक करके हम लोग इसी पर डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा बिहेवियर यानी व्यवहार, ठीक है। चलिए ध्यान से चीज़ों को समझना है आपको। यहाँ यदि मैं आपसे बात करूँ, व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वातावरण के प्रति की जाने वाली दृश्य क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से है। इसका क्या अर्थ है, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे व्यक्ति के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, स्थिति या अपने आसपास के वातावरण के सामने जिस तरह के काम करते हैं या जो प्रतिक्रिया देते हैं उसे हम लोग व्यवहार कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि परिस्थिति के प्रति व्यवहार, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मैंने कहा कि व्यवहार से तात्पर्य है कि व्यक्ति के द्वारा किसी परिस्थिति, यानी ये जो परिस्थिति शब्द है ये है परिस्थिति के प्रति व्यवहार। जैसे परीक्षा कठिन आ गई, ठीक है, तो विद्यार्थी घबरा जाता है या मेहनत से पढ़ने लगता है, तो यह उसका व्यवहार हो जाता है क्योंकि परिस्थिति के आधार पर चीज़ें बन जाती है। और व्यक्ति के प्रति व्यवहार, अब यहाँ अगर मैं कहूँ व्यक्ति के प्रति व्यवहार, तो कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप उसे धन्यवाद देते हैं, यह आपका व्यवहार होगा। और उसके बाद वातावरण के प्रति व्यवहार। वातावरण के प्रति व्यवहार का मतलब क्या कि यह सड़क पर कूड़ा पड़ा है तो आप उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो ये भी आपका व्यवहार है यानी बिहेवियर है, ठीक है। और इनके प्रति की जाने वाली दृश्य क्रिया, दृश्य क्रियाएं या प्रतिक्रियाओं का जो मतलब बनता है, जैसे जो काम हम करते हैं और जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे चलना, बोलना, हंसना, रोना, पढ़ना, किसी की मदद करते हैं तो वह क्रिया दृश्य क्रियाओं के पार्ट बनेगी। और जो प्रतिक्रियाएं होंगी, प्रतिक्रिया मतलब किसी घटना या व्यक्ति के कारण है, किसी घटना या व्यक्ति के कारण हम जो जवाबी कार्य करते हैं, जो रिप्लाई के परिप्रेक्ष्य में कार्य करते हैं, जैसे कोई आपको डांटता है तो आप चुप हो जाते हो या जवाब देते हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम इसे प्रतिक्रिया का नाम देते हैं। परंतु ध्यान रहे ये बिहेवियर का पार्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो व्यक्ति की प्रतिक्रिया इज इक्वल बिहेवियर होगा, ठीक है। जैसे शिक्षक ने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी ने उत्तर दिया, तो ये क्या हुआ, व्यवहार है एक प्रकार से। सरल एक परिभाषा लिखा हुआ है, आप यहाँ देखें कि व्यक्ति क्या करता है और किसी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करता है उसे व्यवहार कहा जाता है ना, उसे व्यवहार बोला जाता है। जैसे बच्चा रोता है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं ये व्यवहार है, ठीक है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो ये व्यवहार है। व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो ये व्यवहार है। व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है तो ये व्यवहार है। किसी की सहायता करता है तो ये एक प्रकार का व्यवहार है। इसे हम लोग उदाहरण के तौर पर चीज़ों को समझ सकते हैं। व्यवहार की कुछ प्रमुख विशेषता है, जैसे व्यवहार देखा जा सकता है, जैसे बोलना, चलना, हंसना। व्यवहार मापा जा सकता है, जैसे प्रतिक्रिया की गति और आवृत्ति, ठीक है। व्यवहार वातावरण से प्रभावित होता है,
ये एक प्रकार की उसकी विशेषता है। व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। व्यवहार जन्मजात भी हो सकता है और उसे सीखा हुआ भी हो सकता है। व्यवहार व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से भी प्रभावित होता है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहार, ठीक है। और व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य व्यवहार और एक होता है असामान्य व्यवहार, ठीक है। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलता, लेकिन यदि मैं आपसे सामान्य व्यवहार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सामान्य व्यवहार की बात करता हूँ, तो परिस्थितियों में या सिचुएशन के अनुसार उचित या अनुकूलन व्यवहार करते हो, उचित यानी व्यवहार करते हो और अनुकूलन व्यवहार करते हो, तो उसे सामान्य व्यवहार कहा जाता है, ठीक है, उसे सामान्य व्यवहार कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि परीक्षा से पहले थोड़ी घबराहट होना, खुशी में मुस्कुराना, दुख में रोना, ये एक सामान्य व्यवहार है ना। लेकिन असामान्य यानी एब नॉर्मल एक व्यवहार होता है, और असामान्य व्यवहार क्या होता है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। असामान्य व्यवहार ऐसा व्यवहार जो सामान्य परिस्थिति से काफ़ी अलग हो, अत्यधिक या लगातार बना रहे और व्यक्ति के दैनिक जीवन, सामाजिक संबंध, कार्य क्षमता में महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ पैदा करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिना स्पष्ट कारण, अत्यधिक भय के कारण आप रोज़मर्रा के काम करना छोड़ देते हैं, अधिक भय के कारण, तो वो चीज़ें क्या दर्शाता है, वो असामान्य व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। तो व्यवहार भी दो प्रकार के हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक व्यवहार होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यवहार, जिसमें बोलना, चलना, लिखना इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत चीज़ों को समझना है आपको कि जैसे बोलना, चलना, लिखना, हंसना, रोना, दौड़ना, किसी को जवाब देना, यानी जो व्यवहार बाहर से दिखाई या सुनाई देता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष व्यवहार कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी के विपरीत होता है अप्रत्यक्ष या आंतरिक व्यवहार। इसी के विपरीत मतलब जो गतिविधियाँ मुख्यतः मन के अंदर होती है, सीधे दिखाई नहीं देती है, वो जैसे सोचना हो गया, कल्पना करना हो गया, याद करना हो गया, योजना बनाना, किसी बात को मन में महसूस करना, ये अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है, इसको हम लोग आंतरिक व्यवहार कहते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक होता है जन्मजात व्यवहार और सीखा हुआ व्यवहार, ठीक है। तो दो यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा जन्मजात व्यवहार, शिशु का रोना, है ना, तो ये जन्मजात व्यवहार है, ठीक है। ये सीखना आवश्यक नहीं होता है, इसमें यहाँ जैविक आधार अधिक होता है, ठीक है, तो इनेट होता है, जन्म से मिला होता है ये व्यवहार, इसी को बोला जाता है जन्मजात व्यवहार, है ना। जो व्यवहार व्यक्ति में जन्म से मौजूद हो, जो उसे विशेष रूप से सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं हो, जैसे बच्चे का दूध चूसना या तेज आवाज़ पर चौंकना, ठीक है, भूख लगने पर रोना, आँख जो है झपकाना, तो ये सब बेसिकली क्या है, जन्मजात है, ये जन्म से मिला हुआ है। और एक होता है सीखा हुआ व्यवहार। सीखा हुआ व्यवहार मतलब जो व्यवहार व्यक्ति के अनुभव, अभ्यास और उसकी शिक्षा या दूसरों को देखकर सीखता है, जैसे पढ़ना लिखना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, भाषा बोलना हो गया, नमस्ते करना हो गया, परीक्षा की तैयारी करना हो गया, ये सब क्या है, ये सब सीखा हुआ व्यवहार है। और सीखा हुआ व्यवहार बेसिकली एक अलग पार्ट बनता है, इसे लर्न बिहेवियर कहते हैं हम लोग, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये था व्यवहार, जहाँ हम लोगों ने सामान्य परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इसी के संदर्भ में, ठीक है, एक मिनट होल्ड रखना, इसी के संदर्भ में अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न करेंगे, यानी MCQs, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यवहार से यदि सवाल पूछा जाता है तो किस तरीके से देखने को मिल सकता है, यह आप प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ पर हम लोग प्रश्न भी करते हैं, ठीक है। प्रश्न कहता है कि व्यवहार से तात्पर्य मुख्यतः किससे है,
4 विकल्प दिया गया है, जैसा कि आप जान भी रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? व्यक्ति बी के, बी ऑप्शन। हाँ, व्यक्ति की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से होता है। तो व्यवहार का मतलब किससे होता है? व्यक्ति की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष व्यवहार का उदाहरण होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया है प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार में उदाहरण। बोलना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यवहार का उदाहरण हो जाएगा बोलना, ये प्रत्यक्ष है। बाकी कल्पना करना, सोचना, याद रखना, ये अप्रत्यक्ष व्यवहार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक या प्रत्यक्ष व्यवहार का पार्ट है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में सही विकल्प हो जाएगा अप्रत्यक्ष व्यवहार है ये, तो वो हो जाएगा सोचना। सोचना। तो बोलना, लिखना, दौड़ना, ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष व्यवहार आप इसे कह सकते हैं। व्यवहार की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 4 में व्यवहार की मुख्य विशेषता, जिसे ये क्या होता है? व्यक्ति और वातावरण से प्रभावित होता है। कहता है ये हमेशा जन्मजात होता है, जो कि गलत है ये विशेषता। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। और इसे कभी मापा नहीं जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बच्चे का रोना किस प्रकार के व्यवहार का उदाहरण हो सकता है? यह है क्वेश्चन नंबर 5। सही विकल्प हो जाएगा जन्मजात व्यवहार, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है साइकिल चलाना सीखना किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प हो जाएगा सीखा हुआ। सीखा हुआ व्यवहार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कि मनोविज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो किसका व्यवहार अध्ययन करेगा? एवं मानसिक हाँ, प्रक्रिया। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का। क्वेश्चन नंबर 8 किसी प्रश्न का उत्तर देना किसका उदाहरण होगा? क्वेश्चन नंबर 8 व्यवहार का, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो तो वो व्यवहार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार वातावरण से प्रभावित हो सकता है? इन्वायरमेंट से प्रभावित हो सकता है, तो वो है सामाजिक व्यवहार। ठीक है, वो सामाजिक व्यवहार का पार्ट बनेगा। एक सवाल है कथन और कारण पर। कहता है कथन की व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सत्य है। फिर कहता है सीखने और वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, यानी वजह भी बता दिया है, यानी ये सत्य के साथ साथ इसकी व्याख्या भी है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी यूनिट नंबर 2 में आरपीएससी के प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत एक और कीवर्ड्स आता है, वह है मेंटल प्रोसेसेस, यानी मानसिक प्रक्रियाएं। और मानसिक प्रक्रियाएं वे आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिनके माध्यम से व्यक्ति जानकारी को ग्रहण करता है, समझता है, सोचता है, याद रखता है और भावनाएं अनुभव करता है, निर्णय भी लेता है इसी में, है ना। अब इसी मानसिक प्रक्रियाओं के कुछ पार्ट हैं, है ना, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया के जो भाग हैं जिसके अंतर्गत एक शब्द आता है संवेदना। इसका मतलब है इंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करना, यानी आप कह सकते हैं आंखों से प्रकाश देखना, संवेदना। अभी मैंने ऊपर थोड़ा सा बताया भी था आपको, है ना, कि ये क्या शब्द दर्शाता है। मानसिक प्रक्रिया इंद्रियों के द्वारा किसी उत्तेजना की जानकारी प्राप्त करना, जैसे आँख से दृश्य या प्रकाश, कान से ध्वनि, नाक से गंध, जीभ से स्वाद, त्वचा से स्पर्श या ठंडा या गर्म जैसे शब्द आते हैं, वो संवेदना दर्शाता है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं सेंसेशन इंग्लिश में। और उसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण, जिसे परसेप्शन कहा जाता है, यानी आप कह लीजिए कि सूचना प्राप्त को अर्थ देना, यानी किसी व्यक्ति को देखकर उसे पहचानना। ठीक है, प्राप्त संवेदना को अर्थ देना या समझना। आँख से रंग दिखाई देता है तो संवेदना है, और ये लाल फूल है ये समझना, ये परसेप्शन होता है, यानी उसकी पहचान करना। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है अटेंशन, है ना। अटेंशन का मतलब होता है बेसिकली ध्यान,
यानी आप कह लीजिए किसी विशेष वस्तु या सूचना पर मानसिक रूप से केंद्रित होना। उदाहरण के तौर पे पढ़ते समय किताब पर ध्यान देना। यानी जब किसी विशेष चीज़ पर मन को केंद्रित करते हैं तो उसे अटेंशन कहते हैं, हम लोग ध्यान बोलते हैं। आगे आता है स्मृति यानी मेमोरी। सूचना को ग्रहण करना, संग्रहित करना और आवश्यकता पर याद करना। यानी जानकारी को ग्रहण करके उसे संचित करना और आवश्यकता पर याद करना, उसे मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद आता है चिंतन यानी थिंकिंग। किसी समस्या या विषय के बारे में विचार करना चिंतन कहलाता है। तर्क यानी तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना, रीजनिंग या तर्क। कारण और प्रमाण के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं उसी को तर्क कहा जाता है। कारण और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना तर्क कहलाता है। कल्पना यानी ऐसी परिस्थिति या छवि या विचार बनाना जो वर्तमान में सामने मौजूद ही ना हो। यानी मन में किसी चीज की तस्वीर या विचार बना लेना, वो कल्पना शब्द दर्शाता है। अधिगम अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार या मन में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है, यानी अधिगम। इमोशन यानी भावना, दुखी, सुख, भय, क्रोध इत्यादि का अनुभव बेसिकली भावनाओं को दर्शाता है। प्रेरणा यानी किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने वाली जो शक्ति होती है उसे प्रेरणा कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग यानी विभिन्न विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना या उपलब्ध विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनना, निर्णय लेना कहलाता है। ठीक है, तो ये है, अगर मैं बात करूं आपसे तो एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब इसी मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में कुछ प्रश्न भी देखते हैं। जैसे एक सवाल आता है हमारे सामने और ये सवाल है कि मानसिक प्रक्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है। ये पहला मानसिक प्रक्रिया से सवाल है। बी ऑप्शन। ओके, यहाँ ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, व्यक्ति के आंतरिक मनोवैज्ञानिक गतिविधियों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। फिर इंद्रियों के द्वारा बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये दूसरा सवाल, तो वो कहलाती है संवेदना। हाँ, संवेदनाओं को अर्थ रूप में समझने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अर्थ के रूप में समझना है। तो जब अर्थ रूप होगा, अर्थपूर्ण होगा, तो वो होगा परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण। किसी विशेष वस्तु या कार्य पर मानसिक रूप से केंद्रित होना। ठीक है, किस पर? वस्तु और कार्य पर मानसिक रूप से क्या हो रहा है? केंद्रित हो रहा है, ध्यान कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। सूचना को संग्रहित करके आवश्यकता पड़ने पर पुनः याद करने की क्रिया है या प्रक्रिया है। तो सूचना को संग्रहित करके आवश्यकता पढ़ने पर पुनः याद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जवाब होगा स्मृति यानी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6, समस्या के समाधान के लिए विचार करने की प्रक्रिया कहलाती क्या है? सही जवाब होगा चिंतन। तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप इसे कह सकते हो तर्क। ठीक है, क्या होगा? ये तर्क होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ऐसी मानसिक छवि बनाना जो वर्तमान में सामने मौजूद ही ना हो। तो क्या होगा? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 9, अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। खुशी, भय, क्रोध, दुख किसके उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 10 के। भावना के। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति है, वो है अभिप्रेरणा।
क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है? निर्णय लेना। ठीक है, तो यहाँ अब आपका मानसिक प्रक्रिया के संदर्भ में भी ये सवाल समाप्त होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अनुभूति यानी संवेदना। जैसे मैं आप लोगों को बता भी रहा था, सेंसेशन शब्द यानी संवेदना वह प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी इंद्रियां बाहरी आंतरिक उद्दीपकों को ग्रहण करती हैं और उनकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है। क्या अर्थ है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ यदि मैं आपसे बात करूं संवेदना के अंतर्गत, तो इसमें पार्ट उद्दीपक, इंद्रियां, मस्तिष्क और संवेदना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये संवेदना वो प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी इंद्रियां बाहरी या आंतरिक उद्दीपकों को ग्रहण करती हैं और उनकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है। सरल शब्दों में, इंद्रियों द्वारा किसी उद्दीपक को महसूस करना संवेदना कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे आँखों से प्रकाश देखना, कानों से आवाज़ सुनना, नाक से गंध महसूस करना, जीभ से स्वाद महसूस करना, त्वचा से गर्मी ठंडक महसूस करते हैं। और ये सभी ज्ञान इंद्रियां संवेदना या सेंसेशन के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं कहूँ आपसे, त्वचा से गर्मी ठंड स्पर्श को ग्रहण करती हैं, फिर मस्तिष्क को सूचना मिलती है, तो ये पार्ट बन जाता है संवेदना, है ना। और संवेदना की प्रमुख इंद्रियाएं कौन कौन सी हैं? इंद्रियां आप देख सकते हैं, आँख जहाँ दृष्टि का कार्य करेगा, कान श्रवण यानी सुनने का, नाक स्मेल का घ्राण बोलते हैं, जीभ स्वाद का यानी टेस्ट, त्वचा स्पर्श का यानी टच। ठीक है, तो संवेदना की प्रक्रिया क्या क्या होती हैं? जैसे उद्दीपक, फिर इंद्रियां, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और फिर उसके बाद संवेदना। उदाहरण के तौर पे तेज प्रकाश आँख और तंत्रिका, फिर उसके बाद मस्तिष्क, फिर प्रकाश का अनुभव होता है। इसको हम लोग संवेदना कहते हैं। अब इसी संवेदना से सवाल यदि परीक्षा में आता है तो कैसे पूछा जाएगा? संवेदना से संवेदना मुख्यतः किस प्रक्रिया से संबंधित हो सकती है? उद्दीपन का इंद्रियों के द्वारा करा है। हाँ, उद्दीपन का इंद्रियों ग्रहण करना, और सही विकल्प हो जाएगा सही। संवेदना की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है उद्दीपक का इंद्रिय पर प्रभाव। तेज प्रकाश को आंखों द्वारा ग्रहण करना किसका उदाहरण हो सकता है? यह हो सकता है संवेदना का। क्वेश्चन नंबर 4, कान किस प्रकार की संवेदना से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 में तो यह है श्रवण। संबंधित। और क्वेश्चन नंबर 5, गंध का अनुभव मुख्यतः किस इंद्रिय से होता है? गंध का। क्वेश्चन नंबर 5 सही विकल्प हो जाएगा नाक से। और क्वेश्चन नंबर 6, गर्म और ठंडक का अनुभव किस इंद्रिय से होता है? गर्म और ठंड, तो ये होगा त्वचा से, स्किन, यानी 6 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। 7 नंबर का सवाल, भोजन के स्वाद को महसूस करना किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7 में यह होगा संवेदना। क्या होगा ये? स्वाद संवेदना। क्वेश्चन नंबर 8, सेंसेशंस और परसेप्शन में मुख्य अंतर कौन सा है? ये परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण और सेंसेशन संवेदना, इनका अंतर बताना क्वेश्चन नंबर 8 में। सही विकल्प होगा सेंसेशन बेसिकली सूचना ग्रहण करता है और परसेप्शन उसका अर्थ समझाता है या समझता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संवेदना का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी व्यक्ति को देखकर पहचानना, ये परसेप्शन हो जाएगा। फिर ये उदाहरण संवेदना का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, संवेदना से प्राप्त सूचना अंततः किससे संबंधित हो सकती है? तो होगा तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। यहाँ नीचे आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। फिर आगे का टॉपिक होगा प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। देखिए ये क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रकार का परसेप्शन मानसिक प्रक्रिया है। यानी प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को व्यवस्थित करके उसका अर्थ समझता है, और उसे ही हम लोग परसेप्शन का नाम देते हैं। सरल शब्दों में संवेदना प्लस में अर्थ की व्याख्या इज इक्वल प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आँख का, यानी आँखों को एक गोल लाल वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या है? संवेदना है। और मस्तिष्क समझता है कि लाल गेंद है ये, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण हो गया। ठीक है, तो संवेदना बेसिकली सूचना प्राप्त करता है, सूचना को समझता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संवेदना इंद्रियों का प्रारंभिक कार्य है और मस्तिष्क द्वारा अर्थ देता है प्रत्यक्षीकरण। संवेदना कुछ दिखाई दिया, ये संवेदना कि ये किताब है, तो ये क्या हुआ? ये किताब है, प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। कुछ इसकी मुख्य विशेषता भी है, जैसे यह एक मानसिक प्रक्रिया है। परसेप्शन एक मानसिक प्रक्रिया है और यह केवल सूचना प्राप्त करना नहीं बल्कि उसका अर्थ निकालना होता है प्रत्यक्षीकरण में। तीसरी एक विशेषता आती है कि यह व्यक्ति के पूर्व अनुभव, ज्ञान और अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। और कहता है कि एक ही वस्तु या घटना को अलग अलग व्यक्ति अलग तरीके से समझता है तो उसे बोलते हैं। और प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ चयन, संगठन और व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। परसेप्शन की कुछ प्रक्रिया है, जिससे सबसे पहले क्या आएगा? उद्दीपक, उसके बाद संवेदना, फिर उसके बाद संगठन, फिर उसके बाद व्याख्या और उसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण। उदाहरण के तौर पे लिया गया कि एक व्यक्ति सड़क पर दूर से किसी व्यक्ति को देखता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को देखता है तो आँखों को आकृति दिखाई जो दे रही है वो संवेदना है, और मस्तिष्क ने आकृति को व्यक्ति के रूप में समझा है तो वो है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब इससे भी कुछ MCQs होंगे, जैसे प्रत्यक्षीकरण क्या है? पहला सवाल, तो ऑप्शन नंबर संवेदना को व्यवस्थित करने और उसका अर्थ समझना। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ होगा संवेदनाओं को व्यवस्थित करके उनका अर्थ समझना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरा सवाल आपसे कहता है कि सेंसेशन और प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन में सही अंतर कौन सा है? यह है दूसरा सवाल, और इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेंसेशन सूचना ग्रहण करता है, परसेप्शन उसका अर्थ समझता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को देखकर उस ये समझना कि लाल गेंद है, बताइए ये किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्यक्षीकरण होगा, ये परसेप्शन होगा। प्रत्यक्षीकरण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है पूर्व अनुभव, ज्ञान और अपेक्षाओं से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक ही वस्तु को दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, इसका क्या कारण बन सकता है? सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण में व्यवस्थित अनुभव का प्रभाव। ठीक है, और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 में प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा चयन, संगठन और व्याख्या। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7,
सही विकल्प क्या होगा? किसी आवाज़ को सुनकर पहचानना कि यह मित्र की आवाज़ है, यही होता है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्षीकरण को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाती है? तो ये हो जाएगा मानसिक और मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने एक आकृति देखी और समझा कि वह मेरा मित्र है, और यहाँ मित्र को पहचानना बताइए क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण में मस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है? प्रमुख कार्य प्राप्त संवेदनाओं को व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कथन कारण से पूछा गया सवाल है कि प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। बिल्कुल ये बात सत्य है, प्रत्यक्षीकरण भिन्न अलग अलग हो सकता है, और प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के पूर्व अनुभव और अपेक्षाओं से प्रभावित भी होता है, ये भी सत्य है। यानी ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है। जैसे मान लीजिए रोहन और मोहन एक ही चित्र देखते हैं। रोहन उसे सुंदर मानता है जबकि मोहन उसे सामान्य मानता है। या उदाहरण किस अवधारणा को दर्शाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। विकल्प हो जाएगा आपका बी। आगे अधिगम। देखिए अधिगम क्या है? लर्निंग। ये वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है, तो उससे हम लोग लर्निंग कहते हैं। सरल शब्दों में अनुभव प्लस में अभ्यास, ठीक है, उसके बाद आता है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन इज इक्वल कहलाता है अधिगम यानी सीखना। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा बार बार अभ्यास करके साइकिल चलाना सीखता है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, है ना। अधिगम की कुछ खास विशेषता है, जैसे यह एक प्रक्रिया है यानी धीरे धीरे विकसित होता है। यह अनुभव पर आधारित है, इसलिए अनुभव अधिगम का महत्वपूर्ण आधार भी है। और उसके बाद आता है हमारे सामने अभ्यास से मजबूत होता है, यानी बार बार अभ्यास करने से सीखना बेहतर होता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन आता है, ज्ञान, कौशल, आदत, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है। फिर पॉइंट 5 कहता है विशेषता में कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। केवल कुछ समय का परिवर्तन अधिगम नहीं माना जा सकता है, कुछ समय का, तो इसलिए वो अस्थायी यानी अधिगम जीवन भर चलता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ चीज़ें तो सीखता ही रहता है, इसलिए इसे अधिगम को जीवन भर बोला गया है, चलता रहता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी हो सकता है। व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीख सकता है ना। और अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं, यानी दूसरों को देखकर भी सीखा जा सकता है, दूसरों को देखकर भी सीखा जा सकता है। अधिगम के कुछ सिद्धांत रहे हैं, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में डिटेल में आपको मिलेगा। थ्योरीज में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और करा देता हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब है शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन। इवान पेट्रिक पावलोव की है सन 1904 में। फिर उसके बाद प्रयास एवं भूल यानी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, 1898 में आई थी एडवर्ड थॉर्नडाइक की। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है BF स्किनर की, यानी लर्निंग है ये भी, और ये आया था 1938 को। अंतर्दृष्टि अधिगम है यानी इनसाइड लर्निंग, यह आता है वोल्फगैंग कोहलर का नाम सन 1925 में। सोशल लर्निंग एक आता है अल्बर्ट बेंडोरा का, वो आता है 1977। ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आता भी है। अब बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी का मतलब है स्मृति, ठीक है, स्मृति ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। स्मृति
वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सूचना या अनुभव को ग्रहण करता है, उसे संचित संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः याद भी करता है। इसका मतलब क्या है मेमोरी का? देखिए, स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा व्यक्ति सूचना अनुभव को ग्रहण करेगा और उसे संचित करेगा, आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः याद भी करेगा, है ना। तो इसमें स्मृति के कुछ स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद स्टोरेज होता है और स्टोरेज के बाद क्या हो जाएगा आपका पुनर्प्राप्ति। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्रीवल। इसे हम लोग बोलेंगे रिट्रीवल, ठीक। इसे इंग्लिश में कहेंगे पुनः प्राप्ति, ठीक है। तो मतलब आवश्यकता पड़ने पर जो है सूचना को याद करना, है ना। आवश्यकता पड़ने पर सूचना को याद करना। अब स्मृति यानी मेमोरी की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे देखो, मैंने बताया ना अभी आपको एनकोडिंग। देखिए आपके लिखा हुआ कूटबद्धीकरण, यानी नई जानकारी को मस्तिष्क में ग्रहण करने की प्रक्रिया बोली जाती है। इसको सूचना को ग्रहण करना ही एनकोडिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी नए व्यक्ति का नाम सुनना, आपने एनकोड कर लिया। फिर स्टोरेज यानी भंडारण, यानी संग्रह, यानी ग्रहण की गई जानकारी को कुछ समय या लंबे समय तक सुरक्षित रखना, यानी व्यक्ति का नाम याद रखना, ठीक है। और इसके बाद आता है पुनर्प्राप्ति, है ना, जिसे हमने अभी बताया रिट्रीवल। रिट्रीवल यानी संग्रहित जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर याद करना, कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का नाम बता देना, ठीक है, वो रिट्रीवल। अब मेमोरी के टाइप भी होते हैं, है ना, टाइप ऑफ मेमोरी। तो एक होता है सेंसरी मेमोरी, यानी संवेदीय मेमोरी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, इंद्रियों से प्राप्त सूचना बहुत थोड़े समय तक रहना, वो बहुत थोड़े समय तक रहना, यानी किसी दृश्य की क्षणिक छवि बनना, क्षण भर के लिए जो छवि मस्तिष्क में बनती है और फिर चली जाती है, उसे हम लोग सेंसरी मेमोरी कहते हैं। एक इस प्रकार की मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी अल्पकालिक मेमोरी होती है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, स्मृति के प्रकार हैं, ठीक है। अगर मैं अल्पकालिक की बात करूं तो सूचना को थोड़े समय के लिए याद रखना, किसी फ़ोन नंबर को कुछ समय तक याद रखना, ये शॉर्ट टर्म होता है। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोलेंगे, है ना। और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी जानकारी अनुभव को लंबे समय तक संग्रहित रखना, यानी बचपन की किसी घटना को याद रखना, ये लॉन्ग टर्म होता है ना। अपना नाम, बचपन की महत्वपूर्ण घटना या सीखी हुई कोई महत्वपूर्ण जानकारी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को दर्शाता है। बहुत कम समय के लिए होता है सेंसरी, थोड़े समय के लिए होता है शॉर्ट टर्म, लंबे समय के लिए होता है क्या? लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक होता है वर्किंग मेमोरी, यानी कार्यशील स्मृति, सूचना को थोड़े समय के लिए सक्रिय रखकर उस पर कार्य करने की क्षमता। जैसे मैथ का सवाल हल करते समय संख्याओं को मन में याद रखना, इसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं, है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत पार्ट आते हैं। इसमें आप कह सकते हैं घोषणात्मक या अस्पष्ट स्मृति, इस नाम से हम लोग इसको जानते भी हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म का होता है ना। घोषणात्मक मेमोरी या अस्पष्ट मेमोरी, है ना, जिस जानकारी को व्यक्ति जानबूझकर याद कर सकता है और बता सकता है, उसी को बोलते हैं घोषणात्मक या अस्पष्ट मेमोरी, जिसे हम सचेत रूप से याद कर सकते हैं, जानबूझकर याद कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसके भी दो भाग हैं, इसके भी दो भाग हैं। जैसे आप एक एपिसोडिक मेमोरी कह सकते हैं। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है व्यक्तिगत घटना, यानी व्यक्तिगत घटनाओं और अनुभव की स्मृति। आपका जन्म तिथि, पहली बार स्कूल जाने की घटना आप याद कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है, लॉन्ग टर्म में आता है। और एक होता है सिमेटिक मेमोरी, है ना।
इसे अर्थात्मक मेमोरी कहा जाता है, या तथ्य और सामान्य ज्ञान की घटना को रिलेट करते हुए कहता है कि तथ्य, ज्ञान और सामान्य जानकारी की स्मृति होती है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, या आप ये कह लीजिए कि 2+2=4 होता है। तो ये होता है सेमेटिक मेमोरी, है ना। एक होता है प्रक्रिया या अप्रत्यक्ष मेमोरी। किसी कौशल को करना, याद रखना, है ना, स्मृति के तौर पर साइकिल चलाना, ठीक है, जिसका उपयोग व्यक्ति बिना सचेत रूप से याद किए करे। किसी कौशल या कार्य को स्मृति जो दर्शा, साइकिल चलाना, तैरना, है ना, टाइप करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। उसे हम लोग प्रक्रियात्मक या अप्रत्यक्ष मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेमोरी से यदि सवाल बनता है तो क्या चीज़ें बन सकती हैं, है ना। सवाल आता है आपके सामने कि स्मृति का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सूचना को करना, संग्रहित करना, पुनः प्राप्त करना, ठीक है। संवेदी स्मृति में सूचना कितने समय तक रहती है? तो ये रहती है बहुत थोड़े समय तक के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी दृश्य की क्षणिक छवि किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण बनता है या माना जाता है? तो वो होता है संवेदी यानी सेंसरी। और फोन नंबर को कुछ समय तक याद रखना किसका उदाहरण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4, तो वो हो सकता है अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। बचपन की किसी घटना को वर्षों बाद याद रखना, ये किसका उदाहरण हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका दीर्घकालिक मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यशील यानी वर्किंग मेमोरी का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? तो सूचना को सक्रिय रखकर उस पर कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बी आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 7, गणित का सवाल हल करते समय संख्याओं को मन में रखना किसका उदाहरण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्यशील मेमोरी का पार्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति के 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्रक्रिया है 3, तो वो होगा इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्मृति में जानकारी को मस्तिष्क में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही विकल्प हो जाएगा एनकोडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, संग्रहित जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर याद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10 वो आपका कहलाएगा रिट्रीवल, जिसको प्राप्तिकरण का नाम आप लोग देते हैं, पुनर्प्राप्ति का। नीचे आपको आंसर भी मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ अब जाके आपका यूनिट नंबर 2 आरपीएससी के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी है, जिसमें आपने लर्निंग को भी देख लिया है, ठीक है, आपने संज्ञान नहीं देखा भी संज्ञान है आपका, ठीक है, मोटिवेशंस, इमोशन, ठीक है, इंटेलिजेंसी, है ना, और कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा संज्ञान के बारे में, ठीक है, मोटिवेशन के बारे में, ठीक है, इमोशन के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में, रोल के बारे में। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे लगभग 3 से 4 क्लासेस में। इस सप्ताह में आई थिंक लग रहा है मुझे कि यूनिट नंबर 2 भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, चलो समझ फिर में आ गया। ठीक है, तो फिर ओके सर, मिलते थैंक हैं, यू। ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लासेस में, और यूनिट नंबर 2 का कुछ बेसिक चीज़ें लेंगे इसी में से, और कल की क्लास में लगभग 3 से 4 क्लासेस में आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस इतना ही। थैंक यू।